Hello everyone. In the last class we were discussing about derivation of Schrodinger wave equation. Today we will discuss about postulate of quantum chemistry or quantum mechanics. So one of the very first postulate is if we have a time independent state of a system, क्योंकि हम जो भी क्वांटम केमिस्ट्री अभी तक पढ़ेंगे, आपको याद हो हम लोगों ने डेरिवेशन करा था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो हमारे पास एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आई थी जिसमें टाइम का फैक्टर जो है वो नेग्लेक्ट हो गया था भाई। तो अगर हमारे पास कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है सिस्टम का, कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हमारे पास उस टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक वेव फंक्शन साई एग्जिस्ट करेगा, और साई जो है सिंगल वैल्यू रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा और फाइनाइट रहेगा। और जो वेव फंक्शन साई है वो उस स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर देगा भाई। तो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज फॉर अ टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अ सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ वेव फंक्शन साई and that psi is single valued, continuous and finite. Okay, and that particular wave function can completely define the state of a system. जो second postulate है प्यारे बच्चों हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास कोई भी observable property है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उस ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी का हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ना कोई ऑपरेटर जरूर रहेगा। So for every observable property in classical mechanics, there exists a quantum mechanical operator. तो हमारे पास एक quantum mechanical operator जरूर exist करेगा, और that quantum mechanical operator क्या रहता है अभी? Quantum mechanical operator. अच्छा, ऑपरेटर्स को हम लोग एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं अभी, जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे लगते हैं और उसके बाद कुछ वैल्यू हमें देते हैं। तो ऑपरेटर्स अभी के लिए ये ध्यान रखो, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन हो सकता है, इंटीग्रेशन हो सकता है, स्क्वेयरिंग हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं पोजीशन की, क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं बात करूं पोजीशन की, तो पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है, पोजीशन का जो ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में होता है भाई, वो होता है हमारे पास एक्स। हम लोग सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन को क्या लिख देते हैं? इसमें भी एक्स लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं एक्स कैप। तो ऑपरेटर्स को हम कैप लगा के लिखते हैं भाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, मोमेंटम अगर हमारे पास है px, अगर x एक्सिस में मोमेंटम है तो x एक्सिस का जो मोमेंटम है उसका ऑपरेटर हमारे पास क्या रहता है? h/2πi del बाय del x। कई बुक्स में आपको ये मिलेगा और कई बुक्स में आपको मिलेगा कि जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है ये किसका है प्यारे बच्चों? ये है मोमेंटम का। जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है मोमेंटम का, वो हमारे पास कई बार ये भी दिया मिलता भी माइनस आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। अब आयटा एच क्रॉस क्या है? माइनस कहां से आया? अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आई से मल्टीप्लाई करूं और आई से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भी? ये आई पहले से था, आयटा स्क्वायर इंटू 2π डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, अभी आयटा स्क्वायर क्या होता है? आयटा स्क्वायर होता है माइनस, आयटा यहां पे बच गया, आयटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया, माइनस आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। अब एच क्रॉस क्या होता है? अभी एच क्रॉस होता है प्यारे बच्चों h/2π। तो ये हमारे पास क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर है। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मोमेंटम का ऑपरेटर जो कि तीनों की तीनों एक्सिस में हो, तो हमारे पास जो मोमेंटम का ऑपरेटर पूरा टोटल ऑपरेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा? px प्लस py प्लस pz ऑपरेटर। और अगर मैं इनको ऐसे लिखता हूं तो मेरे पास h/2π कॉमन आ जाएगा भी, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑपरेटर है इन ऑल द 3 एक्सिस। तीनों की तीनों एक्सिस में जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो हमारे पास ये रहेगा।
अब अगर मैं बात करूं भाई मोमेंटम ऑपरेटर के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या रहता है अभी? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करता हूं तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, और हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? p स्क्वायर बाय 2m, और p हमने अभी निकाला है। अगर मैं p की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर किसके इक्वल आ जाएगा अभी? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इक्वल आ जाएगा h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर i स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2m हमारे पास है, और यहां पे क्या रहेगा? डेल बाय डेल x प्लस डेल बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल z, लेकिन हमें इनका स्क्वायर करना है भी। डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा h स्क्वायर बाय आयटा स्क्वायर को मैं माइनस लिख दूं भी, 2m और 4, ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है, डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई? ये हमारे पास प्यारे बच्चों रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम लोगों ने यूज करना है अभी बहुत ज्यादा। अब टोटल एनर्जी क्या होती है अभी? टोटल एनर्जी हम लोगों ने अभी बताया था, टोटल एनर्जी लास्ट टाइम में मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसका हम लोगों ने यूज करा था अभी पिछले एक्सप्रेशन में, आप लोगों को याद हो तो। टोटल एनर्जी ऑपरेटर को मैं T से लिखता हूं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास क्या रहेगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? माइनस ऑफ h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर m। अच्छा, इस ऑपरेटर को मैं ना डेल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। हमारे पास डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है अभी? डेल बाय डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल z स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं v से लिखता हूं इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स x y एंड z कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास क्या रहेगा अभी? ये हमारे पास रहेगा टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ओके, नाउ दिस इज अबाउट सेकंड पोस्टुलेट। व्हाट इज आवर थर्ड पोस्टुलेट? थर्ड पोस्टुलेट सजेस्ट करता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन है तो उस वेव फंक्शन पे कोई भी एक ऐसा वेव फंक्शन जो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर एनी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन साई, हमारे पास अगर कोई भी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है साई, ठीक है, तो उस वेव फंक्शन साई के लिए एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा भाई क्वांटम मैकेनिक्स में, जिस ऑपरेटर को या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं अगर ऑपरेट करूंगा उस वेव फंक्शन पे तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी और फंक्शन रीजनरेट हो जाएगा भाई। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं ईगन वैल्यू। और ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है ऑपरेटर, ठीक है, और इस ऑपरेटर पे मैं फंक्शन, ये वेव फंक्शन या फिर फंक्शन कह सकते हैं अभी हम लोग, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ईगन वैल्यू, ठीक है। और अगर हमारे पास ये रीजनरेट होता है तो ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है अभी ईगन फंक्शन। ओके, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ईगन वैल्यू इक्वेशन। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? ईगन वैल्यू इक्वेशन। सो दिस इज आवर थर्ड पोस्टुलेट, जो सजेस्ट करता है कि अगर कोई भी वेल बिहेव्ड फंक्शन है, वेव फंक्शन साई, जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर मैं कोई ऑपरेटर ए ऑपरेटर लगाता हूं तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिस वैल्यू को हम ईगन वैल्यू बोलते हैं, और जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, नेक्स्ट पोस्टुलेट भी थर्ड पोस्टुलेट से ही रिलेटेड है।
नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो हमेशा अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है किसी वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन पे तो वो जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इगन वैल्यू रहेगी। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट में इक्वेशन आई थी उसके हिसाब से कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी के लिए, फॉर एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी इन क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री, यू कैन से quantum mechanics, there exists a value and that value is known as eigenvalue. And the last postulate of quantum mechanics or quantum chemistry is, if we are measuring values over a configuration of space, अगर हम एक पूरे whole space में values measure कर रहे हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यू लेने के बजाय हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। अभी इफ वी आर कैलकुलेटिंग अ वैल्यू इन अ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस then we can calculate the average of that value, and the average of that value, say for example that value is a, average of that value a is equal to integration over whole space psi star a operator psi d tau divided by इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार साई डी टो। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एवरेज वैल्यू देगा। तो अगर भाई हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं पोजीशन या फिर मोमेंटम मेजर कर रहा हूं, तो मोमेंटम या पोजीशन मेजर करने के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन एंड मोमेंटम आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज साई स्टार। हमारे पास क्या है, साई वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जो साई स्टार है वो हमारे पास क्या रहेगा भी, साई वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा, और ये हमें बताता है इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस। ओके, सो हम किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन या फिर होल स्पेस में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यू के बजाय हम लोग एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट एवरेज वैल्यू इज इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टो डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार साई, और साई स्टार हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अच्छा, जो स्टूडेंट मेडिकल से है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है भाई, हम जो वेव फंक्शन साई है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। सो दिस इज अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्दर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।